वेलकम टू प्रखर एकेडमी। प्रखर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में शुरू करने से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसके साथ? अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ। मोटिवेशनल थॉट है आज का, चेंज योर थॉट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चेंज योर थॉट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ से मतलब है कि अगर आप अपना जो रूटीन है यानी उस रूटीन को नहीं बदलते, रूटीन का मतलब जहां पर आप फॉल्ट कर रहे हैं, जहां गलतियां कर रहे हैं, अगर उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो रिजल्ट सेम ही आने हैं। तो अगर आप जैसे आप प्राइमरी लेवल पर कोई परीक्षा दे रहे हैं, आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन से कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। उस गलती को पहले आप रेक्टिफाई करेंगे, तभी जाकर आपका रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा। अगर आप अपने अंदर दोष नहीं देखेंगे, अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप सेम रिजल्ट्स बार बार अचीव करते रहेंगे और दोष देते रहेंगे अपनी किस्मत को। देन गो विद स्टेटमेंट, चेंज योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल WHO के द्वारा। अब WHO के द्वारा यह मनाया जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि WHO कब अस्तित्व में आया। तो WHO डेवलप हुआ है 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? टेड्रोस अधानोम है। तो 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को WHO एस्टेब्लिश हुआ, तो एक तरह से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इस बार का थीम क्या रहा है? थीम है बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये कुछ जानकारियां हुई किसके बारे में? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाने वाला देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में मैं बता दूं कि ताड़ के तेल के मामले में वो क्या है? 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पाम ऑयल है। और आपको ये पता होना चाहिए पाम ऑयल जो होता है ये क्या होता है। तो जो ताड़ का वृक्ष होता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? उससे पाम ऑयल निकलता है, यानी ताड़ का तेल निकलता है, और वो वेजिटेबल ऑयल की तरह इस्तेमाल होता है। इसका जो नेम है वो क्या है? वो है ईएसएस ग्वेनेसिस। और इसका जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल का वो कहाँ ज़्यादा होता है? वो बोर्नियो सुमात्रा जैसे रीजन में होता है, जो आप जानते हैं इंडोनेशिया एरिया है। और वहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो पाम ट्रीज के लिए फेवरेबल हैं। जैसे वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का जो लाइट है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो सब क्या है? वो फेवर में है इस ताड़ के वृक्ष के बनने में। अब अगला प्रश्न आता है, कल की मेन न्यूज था ये, IMF ने भारत की विकास दर में संशोधन किया। जनवरी माह में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, एक आकलन दिया था, लेकिन उसमें संशोधन करते हुए नई विकास दर बताई है कि वो 12.5% रहने की संभावना है। ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि भारत में जो कोशिशें हुई हैं कोविड से निपटने के लिए और ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो जिससे कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट होगा वो तकरीबन 12.5% होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट पेश करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? IMF का वॉशिंगटन में है। और आपको याद होगा कि जनवरी में IMF ने 5.5% के एक्सपेंशन की बात की थी, लेकिन अब उसमें सुधार करते हुए उसे 6% बताया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में 8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लास्ट फिस्कल ईयर में, जो 2022 में उन्होंने 6.9% की ग्रोथ के बारे में कहा है। जबकि इन्फ्लेशन रेट जो माना है वो 4.9% कहा है कि वो टेपर डाउन किया था इन करंट फाइनेंशियल ईयर। चलिए, ये तो कुछ इकोनॉमिक बातें हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो आपको पता होगा ये चिनाब नदी पर बना है। और इस आर्क पुल की जो ऊंचाई है वो 359 मीटर यानी 359 मीटर है, जो विश्व प्रसिद्ध
एफिल टावर से इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। एफिल टावर से ये ऊंचा है क्योंकि एफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है और ये उससे भी 35 मीटर ज़्यादा है। इसकी निर्माण लागत बताई जा रही है कि ये 1400 करोड़ है और इसका निर्माण जो है वो बक्काल और किसके बीच में, कौरी के बीच में हुआ है। ये बना किससे है, ये कंक्रीट और स्टील से डेवलप हुआ है। ये कुछ जानकारियां हुई। चिनाब पुल पर बनने वाले आर्क पुल की बात हुई। इसके बाद इथियोपिया की किस महिला धावक ने 1500 मीटर की दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये कौन है? ये गुदाफ सेगोय हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका कि गुदाफ सेगोय ने फ्रांस के लिवेन में एक इंडोर एथलेटिक्स मीट के अंदर महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 53.09 सेकंड में पूरी की, यानी 53.09 सेकंड का टाइम लिया। जबकि इथोपिया की ही जो गेंजेब डिबाबा थी, उनका रिकॉर्ड था 3 मिनट 55.17। इसको उन्होंने तोड़कर एक नया कीर्तिमान डेवलप किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 मार्च 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त होने की घोषणा की थी? तो की गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया से पहले ये जो थे ये मैक्सिको में भारत के राजदूत थे। वैज्ञानिक अनुसंधान 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलना है आपका सुमन चक्रवर्ती जी को। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2021 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण जो है उसका कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त किया गया है 92%। राजस्थान में ये योजना लागू करने वाला शीर्ष स्थान पर है क्योंकि उन्होंने आवासन की जो प्रक्रिया है उसको और आसान और जल्दी या ज़्यादा लोगों तक उसकी पकड़ बनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जब योजना शुरू की गई थी तो 2022 तक आम व्यक्ति के लिए जिनके पास घर नहीं है उन सब के लिए घर की व्यवस्था की बात की गई थी। तो अब आप जान रहे हैं 2021 आ गया है, तो इसको लेकर के जो रिपोर्ट जारी हुई उसकी ये सूचना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है फार्म मिंग चिन जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? तो वो कहाँ बने हैं? वो वियतनाम में बने हैं। तो वियतनाम आपको पता होगा चाइना के नीचे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये कुछ रीजन हैं, कुछ देश हैं, तो उनमें से वियतनाम। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने दिलीप वालसे। तो दिलीप वालसे जो बने हैं ये बने क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे पहले गृह मंत्री रहे हैं जिनका नाम क्या था, उनका नाम था अनिल देशमुख, उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस आए। तो करप्शन के चार्जेस के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हुआ यूं था कि उनके ऊपर जो क्या कहते हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि उन्होंने कुछ कलेक्शन की बात की गई थी। परमवीर सिंह की याचिका थी हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसकी सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हुए आरोपों की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए, जिसके चलते अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उनके पास आपको पता है कि उनके पास जो विभाग थे वो विभाग अब कहाँ चले गए हैं? वो विभाग अब संभाले जाएंगे क्योंकि दिलीप वालसे ने अब ज्वाइन किया है। दिलीप वालसे एनसीपी के एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। इनके पास एक तो श्रम और एक आबकारी मंत्रालय थे। तो ये दोनों मंत्रालय जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अब किसके पास चले गए? ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ के पास, तथा आबकारी विभाग जो है वो किसके पास गया? वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उसे संभालेंगे। ठीक है, तो ये हुई कुछ सूचना किसके बारे में? दिलीप वालसे जी के बारे में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एटीएफ यानी कि एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल्स के तत्वावधान में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता बना था? तो आपको याद होगा ये देश है रूस। रूस ने ये दूसरा एटीपी कप टूर्नामेंट जीता था। रेलवे ने अभी ई ऑक्शन के माध्यम से स्क्रैप को बेचकर कितनी राशि प्राप्त की? तो ये प्राप्त की है 4,573 करोड़ रुपए, जो एक बड़ी राशि है। और ये आपकी ई ऑक्शन से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन यानी नीलामी। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस राज्य ने कोरोना के चलते अपनी राजधानी में पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया? तो ये कल ही की न्यूज़ थी। छत्तीसगढ़ राज्य की कैपिटल जो है यानी रायपुर, वहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन किया गया।
अगला प्रश्न है कि रशिया ने यानी रूस ने न्यू डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन जो लिए वो किस कारण से लिए थे, तो किस उद्देश्य से $1 बिलियन उन्हें लेना पड़ा। तो कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनकी सहायता के लिए जो उनकी पॉलिसी थी, तो उसके लिए उन्होंने $1 बिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पर है और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाया गया। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बना कब है। ये बना है 15 जुलाई 2014 को। कब बना है? 15 जुलाई 2014 को। इज इट क्लियर? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हुई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो मार्कोस ट्राइजो हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। शंघाई में है। एस्टेब्लिश हुआ 15 जुलाई 2014 में फोर्ट लेजा स्टेट, ब्राज़ील में। ये क्लियर हो गया आपको? अब आगे सुनिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता था। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती पूंजी, एक इनिशियल अमाउंट से इसे शुरू किया गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब वर्ल्ड बैंक मौजूद था एक मौद्रिक संगठन के रूप में, विश्व का मौद्रिक संगठन वर्ल्ड बैंक के होते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या आवश्यकता थी? तो मैं आपको बता दूं कि विकासशील देशों का ये मानना है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पश्चिमी देशों के हितों का संरक्षक है, यानी वो विकसित देशों का ध्यान रखता है, उनके हितों का ध्यान रखता है, और विकासशील देशों को वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया ब्रिक्स के द्वारा, जिसमें चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील ये सब देश शामिल थे, भारत तो आप जानते ही हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। इसमें विशेषता क्या है कि यहाँ पर पूंजी शेयर के आधार पर वोट देने की क्षमता नहीं दी गई है। यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट जो हैं उनके पास इक्वल शेयर है। तो एक तो ये मेन बात हुई। दूसरी बात कि यहाँ पर वीटो का भी कोई प्रावधान नहीं, किसी भी देश के पास कोई वीटो नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है कि आशा एंड स्प्रिट बर्ड ये किसने लिखी? तो आशा एंड स्प्रिट बर्ड जो है वो लिखी है जसविंदर बिलान ने। और इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड द explanation. Please like and subscribe. Thanks a lot for watching this video.